गुड इवनिंग एवरीवन। सो हियर वी आर विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंग्लिश के ग्रामर के सेक्शन को लेकर के आप सेशंस को शुरू करिए, बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस चीज़ में। और हमारी रीडिंग की एफिशिएंसी और स्किल और हमारा वोकैब का पोर्शन ऑलरेडी अच्छा हो गया है। जो सुबह एडिटोरियल की क्लास चल रही है उसमें ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा और उन्होंने कहा कि सर रीडिंग बहुत बढ़िया है हमारा अब, और वोकैब भी बहुत अच्छा हो गया, सुबह की क्लास से हमें बूस्ट मिल रहा है, लेकिन अब आप ग्रामर की क्लास भी शुरू करिए। तो हियर वी आर विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि हम बेसिक्स की बात करने वाले हैं। तो आइए देखिए हम कौन कौन से टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और कैसे उनको आगे हम डिस्कशन में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स अल्फाबेट। आप कहेंगे सर अल्फाबेट के बारे में तो हम जानते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, मैं ये मानता हूँ आप लोगों को पता होगा, लेकिन ऑब्वियस बात है काफ़ी बार हमारे पास मिसकंसेप्शंस होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। अगर उनके बारे में पता हो तो हमें कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है और चीज़ों की फाउंडेशन एकदम सही रहती है। दूसरा टॉपिक होगा स्टूडेंट लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत बार फ्रेज और क्लॉज के बारे में इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा कि दिस इज द फ्रेज एंड दिस इज द क्लॉज, लेकिन हमें बहुत बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या फंक्शनिंग होती है। तो सभी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट, शुरुआत में ही आपको लिखा हुआ मिल रहा है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो आप ही कहेंगे सर हम लोग जानते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बखूबी आप लोग जानते हैं, मैं मना नहीं करता। तो आपकी अप्रोच भी तो लैंग्वेज वाली ही होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो आप मैथ्स को एक सब्जेक्ट मानते हैं। जब आप रीजनिंग की बात करते हैं सर तो आप रीजनिंग को भी एक सब्जेक्ट मानते हैं। और इसी तरह से जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को भी आप एक सब्जेक्ट के रूप में ही डील करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 3 into 3 मैथ्स में हमेशा ही 9 होता है। ऐसा कभी दौर नहीं आएगा जब आप ये कह देंगे कि 3 into 3 10 होता है, 3 into 3 9 ही होता है। तो ये बात एकदम सही है, लेकिन क्या मैं यही फॉर्मूला इंग्लिश में अप्लाई कर सकता हूँ कि सर आई के साथ में हमेशा एम आएगा? कहीं पे पूछ लीजिए, जी नहीं। आप कहेंगे सर आई के साथ वॉज भी आएगा, आई के साथ कभी कभी वर भी आएगा, आई के साथ कभी कभी हैव आएगा, आई के साथ हैव के अलावा हैड आएगा, आई के साथ डू आएगा सर, डू नहीं तो डिड आएगा सर, डिड नहीं आएगा तो काफ़ी बार कैन भी तो आएगा, और पता नहीं क्या क्या आएगा आई के साथ। तो यही फ़र्क है, वो एक फॉर्मूला बेस चलता है मैथ्स में, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदलती है। तो अपनी अप्रोच को बदलिए। इंग्लिश को अगर आपको पढ़ना है तो उसे लैंग्वेज के रूप में मानिए और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रूल्स को अप्लाई करिए। तो आइए शुरुआत करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक पहला क्वेश्चन पुट किया है स्टूडेंट्स, जिसमें लिखा गया व्हाट इज अल्फाबेट। आप कहेंगे सर हमें पता है व्हाट इज अल्फाबेट। तो चलिए जवाब देना शुरू करिए। मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूँ, आप भी सोचिए। जब भी मैं अल्फाबेट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स 2 वर्ड आते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आपने भी सुने होंगे अल्फा बीटा साइन कॉस थीटा। तो अल्फा और बीटा को मिला करके यहां पे एक अल्फाबेट वर्ड लिखा गया, और जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। अच्छा, माला की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। माला मतलब फूलों की माला की अगर हम बात करें तो फूलों की माला में कितने फूल होते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं, कह रहे हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, राइट। अगर मैं वर्ण की बात करूं तो इंग्लिश में वर्णों को कहा जाएगा लेटर्स। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ ए वर्णमाला बना सकता है? जी नहीं। क्या सिर्फ बी लिख देने से वर्णमाला बन जाएगी? जी नहीं। मतलब ये बात मुझे समझ आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जब हम वर्णमाला की बात करते हैं मतलब उसमें बहुत सारे लेटर्स को लिखा जाएगा और बहुत सारे लेटर्स मिलके अल्फ़ाबेट बनाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला मतलब बहुत सारे लेटर्स मिलके एक साथ जुड़ के माला की तरह चीज़ों को जोड़ करके अल्फ़ाबेट बनाएंगे। तो 26 लेटर्स जिनकी हम बात करते हैं
वो सब मिलके अल्फ़ाबेट बनाते हैं। ये बात हमें बखूबी समझ आ गई होगी। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किया है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर इन इंग्लिश? कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? सोचिए जरा, जवाब दीजिए, कोशिश करिए कि आप पता कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं 80 to 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं। जी नहीं, अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश में। हाँ, आपने सही सुना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। एक ही अल्फ़ाबेट होता है, मतलब होता है वर्णमाला। अगर हम बात करें तो देयर इज़ ओनली वन वर्णमाला इन इंग्लिश। ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सुधार कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर इन इंग्लिश, देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इज़ देयर। अगर आप बात करें, अल्फ़ाबेट जो है वर्णों का समूह होता है, लेटर्स का समूह होता है। आप कहेंगे सर लेटर्स कितने होते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे, आते हैं लेटर्स कितने होते हैं। अगर हम लेटर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 26 लेटर्स और 26 लेटर मिलकर के एक वर्णमाला बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। 26 लेटर कौन कौन से हैं? ABCD EFGH IJKLM NOP QRST UVWXYZ। ये 26 के 26 मिलकर के एक वर्णमाला को फॉर्म करते हैं, जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। आगे बढ़ेंगे लेटर्स से, तो स्टूडेंट मेरे दिमाग में सवाल आता है, तब लेटर्स आ गए तो सर वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, एक शब्द कैसे बनता है? तो मेरे दिमाग गैस करेगा कि सर शब्द को बनाने के लिए लेटर्स को जोड़ा जाता है। जब मैं 2 या 3 या 4 या 4 से ज्यादा लेटर्स को एक साथ जोड़ करके लिखता हूँ, कॉम्बिनेशन बना के लिखता हूँ, तो वर्ड्स बनते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं ABC को बिना कॉमा के लिखूं, ABC, क्या कोई शब्द बन गया? बताइए जरा। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं GEF, क्या कोई शब्द बन गया? शब्द तो बन गया अगर हम देखें तो, लेकिन ये शब्द इनकम्प्लीट है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? शब्द तो बना ही है, लेकिन शब्दों का मीनिंग भी तो होना चाहिए। अगर किसी शब्द का मीनिंग नहीं है, मतलब वो शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो हम कहेंगे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, आप लेटर्स को साथ में रखिए, लेकिन उसका मीनिंग तो होना चाहिए ना, तभी तो उसे शब्द कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं DOG, डॉग, तो आपके दिमाग में आएगा सर डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहे हैं जिसका नाम डॉग होता है, इसका मीनिंग है, मतलब ये वर्ड है। दूसरा वर्ड मैंने लिखा वनरेबल, VULNERABLE। वनरेबल मतलब होता है सेंसिटिव या कमजोर। तो आप कहेंगे वनरेबल, आपने बहुत सारे लेटर्स का प्रयोग किया है सर, और इतने सारे लेटर्स को साथ में लिख के एक वर्ड बनाया जिसका मतलब है कमजोर, मतलब एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हुआ। उसी तरीके से हम लिखते हैं रॉबस्ट, ROBUST। रॉबस्ट का मतलब होता है काइंड ऑफ पावरफुल, रॉबीला। तो रॉबस्ट एक वर्ड हुआ ना, हमने इसमें बहुत सारे लेटर्स को मिला करके एक वर्ड बनाया जो है वर्ड में कहा जाएगा दैट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। तो आइए बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो हम आएगा वर्ड के बाद में। अगर मैं बहुत सारे वर्ड एक साथ लिख दूं, 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ड मिलकर के क्या सेंटेंस बना देंगे? क्या मैं सही कह रहा हूं? सेंटेंस बनाने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स चाहिएगा। जरा देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन इंडिया, कॉमा, देयर इज, फुल स्टॉप। मैंने 4 वर्ड लिख दिए हैं। इन इंडिया, इन फर्स्ट वर्ड हो गया, इंडिया सेकंड वर्ड हो गया, देयर थर्ड वर्ड हो गया, और इस फोर्थ वर्ड हो गया। क्या ये सेंटेंस सही है? आप लोग बताइए। एक और लिख लेते हैं, इन द आफ्टरनून,
देयर वॉज एंड आई गॉट अफ्रेड। दोपहर के समय में था और मैं डर गया। मैंने बहुत सारे वर्ड रख दिए, इन आ गया, द आ गया, आफ्टरनून आ गया, देयर आ गया, वॉज एंड आई गॉट अफ्रेड। तो बहुत सारे वर्ड मिला करके रख तो दिए मैंने, तो वो सेंटेंस बन गया क्या? आपका दिमाग ऑब्वियस बात है यही कह रहा होगा, नहीं सर, ये वाक्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया है सर, यहाँ पे कोई ना कोई कमी है। तो वर्ड से सेंटेंस जरूर बनता है, लेकिन सेंटेंस के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमें चाहिएगा ताकि हम सेंटेंस को बना पाए। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन मतलब कोई ना कोई मतलब जरूर निकलना चाहिए, अर्थ जरूर बनना चाहिए। अर्थ नहीं बनेगा तो कोई सेंटेंस अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा, उसे एरर माना जाएगा। अब हम जब कंप्लीट कॉम्बिनेशन की बात करें जिसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो, जैसे मैंने कहा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, सही है, सेंटेंस कंप्लीट है। सर आपने सब्जेक्ट भी ले लिया, वर्ब भी ले लिया, ऑब्जेक्ट भी ले लिया और मीनिंग भी सही दे रहे हैं आप कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब ये तो सेंटेंस सही हुआ, राइट। इफ आई से देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 4 बॉयज हैं, तो देयर का यूज किया, आर का यूज किया, 4 लिखा, बॉयज लिखा, इन द क्लास मतलब 4 बच्चे हैं क्लास में, ये हमें समझ आ गया, मतलब ये पूरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इफ आई से द इंडियन इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, इंडिया की इकोनॉमी शैम्बल्स में है, मतलब परेशानियों में है। आज का दौर यही बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी शैम्बल्स में है, परेशानियों में है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हुआ, आपको मीनिंग समझ आ गई, भाई इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही है और वो परेशानी में है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। आई थिंक आपको बखूबी समझ आ गया होगा। तो सेंटेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं जो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि डिक्लैरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी है कि सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सोचिए, सेंटेंस को मैं कितने भागों में डिवाइड कर सकता हूं, व्हाट पार्ट्स कैन बी देयर ऑफ द सेंटेंस। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, तो सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। सर सब्जेक्ट के बारे में तो हम तो जानते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी का मतलब होता है कर्ता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कर्ता। लेकिन काफी बार कर्ता की जगह पे आप जिसके बारे में कहना चाहते हैं और या जिसके बारे में आपने कहा या कहा था उसे ही सब्जेक्ट माना जाता है। एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसे आप कहते हैं नाउन या प्रोनाउन, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में जिरंड भी जहां पे काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब मानिए कर्ता या जिसके बारे में कहना चाहते हैं या कहा गया है उसे आप सब्जेक्ट कहेंगे, ये हमको सभी को पता है। आगे वर्ड आता है प्रेडिकेट। क्या है? ग्रामर की जितनी भी किताबें आप कंसल्ट करते होंगे या जिनसे आप रीड करते होंगे, वहां पे काफी बार लिखा आता है प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? सब्जेक्ट के बारे में आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी बताया, उसे आप प्रेडिकेट कहेंगे। आइए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट। स्टूडेंट्स, यहां पे इंडिया जो है क्या वो सब्जेक्ट है? हाँ, सब्जेक्ट है। अब ये पूरा जो सेंटेंस आपने यहां से यहां तक बनाया, जिसमें मेन वर्ब भी आ रही है,
नाउन भी आ रहा है, इमर्जिंग एडजेक्टिव भी आ रहा है, आर्टिकल भी आ रहा है। ये सारा इंडिया के बारे में ही बता रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, तो पूरा स्टेटमेंट इंडिया के बारे में ही बता रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं सब्जेक्ट के अलावा, वो सभी चीज़ें क्या कहला रही हैं? प्रेडिकेट, जिसमें मेन वर्ब भी आ रही है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा हम बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उससे आप प्रेडिकेट कहेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स, उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आपको अंडरस्टूड बात है। सब्जेक्ट को आपको ब्लैक कलर में लिखा हुआ, इंक में लिखा मिलेगा, और प्रेडिकेट रेड में। द आरबीआई, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और यहाँ पे बताया गया हैज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, और कहा गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ न्यू पॉलिसी। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट, जब द आरबीआई हैज अनाउंस अ न्यू पॉलिसी, तो हैज अनाउंस अ न्यू पॉलिसी पूरा ही क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में बताया गया जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रेडिकेट है। आपको समझ आया होगा। सब्जेक्ट के अलावा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी को किस में माना जाता है? प्रेडिकेट में माना जाता है। इसी वाक्य को मैंने वापस से लिखा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। द आरबीआई विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये एसी है, एडजेक्टिव क्लॉज है, आगे जाके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ ये सब्जेक्ट का ही पार्ट है, आरबीआई जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये पूरी ही लाइन, ये पूरा ही सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सब्जेक्ट तो सर एक वर्ड होता है ना? नहीं, सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक पूरी लाइन भी सब्जेक्ट हो सकती है। तो आरबीआई विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट। अगेन हैज अनाउंस अ न्यू पॉलिसी, इसे मैं मेरे दिमाग में बिठा लेता हूं कि ये प्रेडिकेट है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक और सेंटेंस हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी इज गोइंग टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल कह लीजिए या फिर मेन वर्ब कह लीजिए, टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ये पूरा जो पार्ट है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये बाद में समझा देंगे, गोइंग टू जो एक मॉडल है कैसे हुआ वो बाद में बात कर लेंगे, डोंट वरी, आगे आने वाले सेशंस में। तो ये प्रेडिकेट हो गया एवरीवन। आगे नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है नरेंद्र मोदी जी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब देखिए फिर से मैंने एसी बना दिया। आप बोलेंगे सर क्लॉज क्या होता है, तो आगे हम समझने ही वाले हैं कि क्लॉज क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, ये पूरा सेंटेंस जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये पूरा नरेंद्र मोदी जी के बारे में आ रहा है, तो मैं इस पूरे को सब्जेक्ट ही मानूंगा। और इज गोइंग टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यहां से वर्ब से शुरुआत करके ऑब्जेक्ट तक हमारे पास क्या आ गया? प्रेडिकेट आ गया है। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे हमारी बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी द पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी द पीएम ऑफ इंडिया, ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और इज गोइंग टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारा प्रेडिकेट है। तो आप ये मानेंगे सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी लिखा गया वो प्रेडिकेट होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी प्रेडिकेट में शामिल होते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट, अनदर वन इज प्रेडिकेट। आइए आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं थैंक यू लिखा आता है, तो आप कहेंगे सर थैंक तो वर्ब है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट कहाँ है? आप जिसे थैंक यू कह रहे हैं वो यू तो आ गया, थैंक कौन कर रहा होगा? आई। क्या मैं सही कह रहा हूं? आई थैंक कर रहा होगा। तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। आई थैंक यू, जब भी आप किसी को कह रहे हैं थैंक यू, उसका मतलब है आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं, तो आई अंडरस्टूड है यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए किसी को गो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जिसको देख करके आपने गो कहा तो अंडरस्टूड है किसको कह रहे हैं? जिसको देख रहे हैं उसे कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यू गो। यू लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि आप यही कह रहे हैं, यू गो। अगर मैं कहूं कम, तो ऑब्वियस बात जिसको कहा कहेंगे यू कम। यू कहने की जरूरत नहीं, उसे समझ आ गया कि मेरी ही बात हो रही है। अगर आप कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं और बोल रहे हैं ब्यूटीफुल,
तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं और विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं इट इज ब्यूटिफुल। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इट इज ब्यूटिफुल, लेकिन एक्सक्लेमेटरी लगाने से आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि आप कहना चाह रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है, राइट? तो ये इट हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जो अंडरस्टूड है। तो बहुत बार हमें ये समझना होता है कि काफी बार सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, सिर्फ प्रेडिकेट हमारे सामने होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो हमें ये समझ आ गया व्हाट इज सेंटेंस। तो आगे आ जाइए, हम आते हैं फ्रेज पे। सब फ्रेज क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा आपने सब्जेक्ट लिखा, सर आपने प्रेडिकेट के बारे में बात कर ली। जी हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, काफी बार लिखनी पड़ जाती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन में आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कहा गया दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह जिसका अपना मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्लीट होता है किसके बिना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना। मान लीजिए मैं आपको लिख देता हूं इन इंडिया, फुल स्टॉप, इंडिया में, और मैं रुक जाता हूं, कुछ बना। इंडिया में आप बोलेंगे इंडिया में क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सब इंडिया में सब अच्छा है, इंडिया में कुछ खराबियां हैं, इंडिया में कुछ कमियां हैं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ तो बोलिए। इन इंडिया के आगे कुछ तो लिखिए। ये इन इंडिया क्या कहलाएगा स्टूडेंट? फ्रेज कहलाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? दो शब्दों का यूज किया, लेकिन इनका मीनिंग तो है इंडिया में, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना हो और उसका प्रेडिकेट ना हो। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा, सिर्फ आप पढ़िए इन द गार्डन, गार्डन में, तो आपके मन में सवाल आएंगे, गार्डन में क्या सर? गार्डन में फ्लावर्स हैं, गार्डन सुंदर है, गार्डन में कोई आपको मिला क्या? तो मैंने बोल दिया आई मेट यू, आई सब्जेक्ट हुआ, मेट यू प्रेडिकेट हुआ, और इन द गार्डन क्या हो गया? फ्रेज हो गया, जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं आई मेट यू, तो आप पूछेंगे कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कौन सी जगह थी, कौन सा वार था? ये सब क्या है? फ्रेज हैं जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। इन द गार्डन एट 9 PM, और जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें। मैंने कहा यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए, आप पूछेंगे कब आना चाहिए? एट 9 PM। तो ये टाइम शो करने वाला क्या है? फ्रेज है। इसका अपना मीनिंग नहीं है अगर सब्जेक्ट ना हो और क्या ना हो? प्रेडिकेट ना हो। आगे का सवाल आपको कह रहा है, एग्जाम्पल आपको बता रहा है, मैंने कहा डोंट ट्राई दिस, इसको ट्राई मत करिए। आप पूछेंगे कब मत ट्राई करूं, कहां नहीं ट्राई करूं? मैंने कहा एट होम। तो आपने फिर से फ्रेज लगा दिया और उस फ्रेज का मीनिंग कंप्लीट हो गया जैसे ही वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ जुड़ा। मैंने कहा दे आर शोइंग यूनिटी बाय सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग। सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग मतलब होता है एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग करना। जैसे मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आप वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें तो सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग कहा जाता है। आपने कहा एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं सर आप? मैंने कहा यूनिटी शो कर रहा हूं। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का फ्रेज हो गया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? व्हाट इज फ्रेज? टू एंड मोर वर्ड्स विच हैज द मीनिंग, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग होगा अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो। आप कहेंगे फ्रेज मतलब हो गया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे आते हैं तो हमारे पास आखिरी टॉपिक आता है, वो है क्लॉज। मैं आपको ये कहूंगा स्टूडेंट्स, क्लॉज और फ्रेज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे भी लिखा गया अ ग्रुप ऑफ टू एंड मोर वर्ड्स, जिनका मीनिंग होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट है बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के। तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। क्लॉज और फ्रेज में ये डिफरेंस है कि क्लॉज के पास अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, अपनी खुद की वर्ब होती है और अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई रिपीट, क्लॉज के पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेज के पास नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा। द गवर्नमेंट हैज गिवन bailout
to those companies which are in the मैन्युफैक्चरिंग, फुल स्टॉप लगाता हूँ, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, सेक्टर। आप कहेंगे सर द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। हाँ जी सब्जेक्ट है, समझ आ रहा होगा आपको, ये सब्जेक्ट है। हैज गिवन बेल आउट टू दोज कंपनीज, यहां तक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट समझ गए, सब्जेक्ट के अलावा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी प्रेडिकेट में आते हैं। आगे कहा गया विच आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप जरा सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़िए, ये वाला सेंटेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उसमें आर आ रहा है ना, वर्ब है, वर्ब आगे सब्जेक्ट आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो मैंने कहा जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। आप कहेंगे जो कि कौन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है? क्या ये वाक्य अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है? आप पूछेंगे कौन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसकी बात कर रहे हैं आप? सेंस तो है, मीनिंग तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है। वर्ब है इसके पास, फ्रेज के पास वर्ब नहीं थी। तो मैं आपको कहता हूं पूरा मिला करके पढ़िए। गवर्नमेंट ने बेल आउट दिया, बेल आउट मतलब होता है आर्थिक मदद किया उन कंपनियों का। कौन सी उन कंपनियों का? जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो कहना है से ये जो वर्ड है, ये पूरी लाइन जो है वो क्लॉज है, और ये पूरा क्लॉज कंपनी के लिए आ रहा है। स्टूडेंट ये एडजेक्टिव क्लॉज है, आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आपको क्लॉज जरूर समझ आया होगा इस एक एग्जाम्पल से। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। और एग्जाम्पल देखें, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड क्लॉज। ब्लैक में जो लिखा गया वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, और रेड में जो लिखा गया वो क्लॉज होगा। अलग अलग करके पढ़िए। मैं आपके पास आऊं और बोलूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, और मैं रुक जाऊं, आप मुझे इशारा करेंगे क्या 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 बताना चाह रहे हैं आप सर? मैं फिर कहूंगा जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, आप कहेंगे आगे तो बोलिए, जिसने मेरा पर्स चुराया उसका क्या हुआ, क्या आप उसे जानते हैं? तो मैं कहूंगा आई नो द मैन। अब ये मैन के लिए हुआ है ना स्टूडेंट्स, और इस मैन के बारे में सब कुछ बताया ना कि मैं उस इंसान को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। तो ये क्लॉज है। आप देखेंगे क्लॉज की खुद की वर्ब है, क्लॉज का खुद का ऑब्जेक्ट है, और क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ पे मैन है। लेटर ऑन डिस्कस आएगा, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आई नो द मैन हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, और प्रेडिकेट हो गया नो द मैन, और ये क्लॉज हो गया हु स्टोल योर पर्स। आगे वाले सवाल पे आइए। दीज आर द सेम बॉयज। मैं इतना सा कहूं आपको, ये वही लड़के हैं। आप पूछेंगे कौन से लड़के हैं? आप मुझसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। कौन से लड़के हैं बताइए, कौन से लड़के हैं? दैट अनॉय मी इन द क्लास। वो अनॉय करते हैं मुझे क्लास में। कौन अनॉय करते हैं? ये वही लड़के हैं। तो कहने से ये दैट आया बॉयज के लिए, और बॉयज के लिए यहाँ पे वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और प्लेस आ गया, राइट? तो ये पूरा क्या बन गया स्टूडेंट्स? क्लॉज बन गया। और ये क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है? सब्जेक्ट पे और प्रेडिकेट पे। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दिस इज द कंपनी, दिस इज द कंपनी विच इज इन शैम्बुल्स। अलग से पढ़ लीजिए, जो कि शैम्बुल्स में है। तो पहली तो बात यहाँ पे स्टूडेंट्स विच का यूज कर रहे हैं किसके लिए? कंपनी के लिए, राइट? आप दैट भी लगा सकते थे। आगे आने वाले लेक्चर्स और सेशन में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन हमने कहा वो जो कि शैम्बुल्स में। आप पूछेंगे कौन शैम्बुल्स में? मैं कहूंगा कंपनी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया? क्लॉज बन गया। मैं कह रहा हूं दे हु बिलीव इन गॉड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। मैंने आपसे बोला वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपने कहा कौन से लोग पॉजिटिव रहते हैं सर? तो मैंने कहा दे हु बिलीव इन गॉड। पहली बात तो ये एरर है, दे नहीं आएगा स्टूडेंट, दोज आना चाहिए। बाद में डिस्कस होगा डिटेल में, डोंट वरी। तो दोज हु बिलीव इन गॉड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो ये क्या पूरा जो रेड में वाक्य है, ये सेंटेंस है, इसे हम क्लॉज कहेंगे। ये पूरा जो सेंटेंस है वो दे के और दोज के बारे में बता रहा है, राइट?
और आपने कहा दोज ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव, वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कौन से? जो बिलीव करते हैं गॉड में। तो आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट कि जहां पे क्लॉज आ रहा है, क्लॉज का अपना वर्ब तो होता ही है, सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होती है, ना ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेज में सिर्फ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का सेंस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जोड़ा ना जाए। क्लॉज में भी यही है कि उसको आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये डिफरेंस हो गया स्टूडेंट। तो हमने यहां तक पढ़ लिया है, एक बार वापस से देख लेते हैं, समाप्त करते हैं क्लास को। हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा और अल्फाबेट कितनी होती हैं? एक। देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 लेटर्स मिल करके एक वर्णमाला बनाते हैं, एक वर्णमाला बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हमने कहा लेटर्स अगर साथ में जोड़े जाएं और साथ में जोड़े गए लेटर्स का कॉम्बिनेशन मीनिंग देता है तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम शब्दों को साथ में जोड़ दें, कॉम्बिनेशन बना दें और उसका मीनिंग निकल आए तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। एवरीवन ध्यान रखिएगा, सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट हमने पढ़े, एक तो सब्जेक्ट होता है सर और एक प्रेडिकेट होता है, राइट? सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट के बारे में जो भी लिखा गया वो प्रेडिकेट होगा। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी किस में आएंगे? प्रेडिकेट में। फिर हमने पढ़ा फ्रेज, शब्दों का समूह जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट है अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ जोड़ा ना जाए, उसे आप फ्रेज कहेंगे, शब्दों का समूह। और अगर हम क्लॉज की बात करें तो वो भी शब्दों का समूह है, लेकिन क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब तो होती ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और क्लॉज एंड फ्रेज क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ जोड़ रहे हैं। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी। आप मुझे बताएंगे ये आपको लेक्चर कैसा मिला, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और इसी क्लास के आगे हम इसी को बेस बनाते हुए आगे के सेशंस को आगे कैरी करेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन स्टूडेंट। आप जो भी अटेंड करेंगे वो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मिलते हैं आगे के नेक्स्ट सेशन में ग्रामर में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।